राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई और संघर्ष से सफलता की कहानी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें और विशेष रूप से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो विशेष रूप से निश्चित रूप से अगर आप अपनी तैयारी को छोड़ रहे हैं बीच में और असफलताएं आपके जीवन में आ रही हैं, बार बार असफलताएं आ रही हैं, तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी करने के लिए आप जो है तैयार हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप जो है सफलता एक न एक दिन आपको प्राप्त होकर के रहेगी। और इस वीडियो को बनाने का विशेष रूप से मेरा मुख्य कारण जो है वो लोग किसी भी क्षेत्र में अगर तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए, कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं और एक दो बार एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसमें उनको सफलता प्राप्त हो जाती है तो वो मायूस हो जाते हैं और अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं। चूँकि जो है वही समय जो है उनका निर्णय वहाँ पे गलत हो जाता है। उनकी तैयारी लगभग जो है पूरी रहती है और वहाँ से कई प्रकार से उनका मनोयोग जो है हट जाता है, मन टूट जाता है, नहीं कर पाते। यही सब जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो कर्मकांड क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो वीडियो यह एक प्रकार से रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि मुझे पर्सनली लोग जो जानते होंगे वो लोग जानते ही होंगे और जो नहीं जानते लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20-21 साल से मैं कर्मकांड क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। 2004 से मैं कर्मकांड क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो कर्मकांड करते हुए, कर्मकांड से तात्पर्य है पूजा पाठ कराना, शादी विवाह, महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक और यज्ञ इत्यादि कराना। इस कार्य को कराते हुए किस प्रकार से समय को मैनेज करके मैंने यह कार्य किया। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी कार्य मेरे द्वारा संपादित किया गया तो मैं इस वीडियो में मैंने किया, मैंने फार्म डाला, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं वहाँ गया, मैं शब्द मेरे द्वारा निकलेगा, लेकिन इसका पूरा श्रेय जो है भगवान के चरणों में मैं निवेदित करूँगा और उन्हीं के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ, माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से ही यह सब कुछ हो पाया है। क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैंने कुछ किया नहीं और भगवान का सब आशीर्वाद है। और लोग कहते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई, आप परीक्षा में सफल हो गए, आप सरकारी टीचर बन गए, मास्टर बन गए। तो मेरी सफलता का पूरा श्रेय भगवान के चरणों में मैं निवेदित करता हूँ। समस्त गुरुजनों, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जो लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे वो तो ठीक ही हैं और जो लोग नए लोग होंगे वो मेरे बारे में जान लें। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िला है, उसमें चुनार तहसील है, नारायणपुर ब्लॉक के अंदर जो है नकहरा गांव पड़ता है। नकहरा ग्राम सभा का मैं रहने वाला निवासी हूँ, मूल निवासी मेरा है। हालांकि मिर्ज़ापुर ज़िला है जो कि माँ विंध्यवासिनी का स्थल है, यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी साक्षात रूप से विराजमान है। तो मैं माँ विंध्यवासिनी के स्थान का रहने वाला हूँ। लेकिन हमारा जो स्थान, निवास स्थान है वो काशी से काफ़ी नज़दीक है। हमारे यहाँ से माँ विंध्याचल का मंदिर लगभग 50 से 55 किलोमीटर पड़ता है और काशी नगरी जो है हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है मैक्सिमम जो है वो 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर होगा, 30 नहीं हो 25 ही मानकर चलिए। 25 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। तो बाबा विश्वनाथ और माँ विंध्यवासिनी, माता पिता के बीच में उनके आशीर्वाद के, उनके चरणों की आशीर्वाद के बीच में मैं रहता हूँ। मेरा निवास स्थान है और दोनों लोगों का आशीर्वाद खूब जो है मुझे प्राप्त होता है और मैं इसका अनुभव भी कर चुका हूँ। तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी शिक्षा दीक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई 1 to 5 की, एक कक्षा 1 से 5 की शिक्षा दीक्षा मेरे ग्राम सभा में ही नकहरा में हुई। उसके पश्चात 6 to 8, 6 से 8 की शिक्षा दीक्षा हमारे गांव के बगल में भरेहटा पड़ता है, वहां से पूर्ण हुई। उसके पश्चात मैंने पूर्व मध्यमा संस्कृत विद्यालय में, चुनार जो है, चुनार तहसील पड़ता है, तो चुनार में
एक संस्कृत पाठशाला पढ़ता है, श्रीमती भागीरथी त्रष्टा आदर्श संस्कृत महाविद्यालय टेकौर चुनार। तो चुनार में टेकौर स्थान है, वहाँ पर एक पाठशाला है। वहाँ से मैंने पूर्व मध्यमा अर्थात 9-10, उत्तर मध्यमा और मतलब 11-12 और शास्त्री की परीक्षा वहीं से मैंने पूर्ण किया। शास्त्री मतलब बीए ग्रेजुएशन, और आचार्य की भी डिग्री मुझे वहाँ से प्राप्त हुई। आचार्य मतलब एमए। तो मैंने आचार्य की शिक्षा दीक्षा जो है चुनार संस्कृत विद्यालय से ही मैंने प्राप्त किया। और इंटर तक जो है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से संबद्ध है। उसके बाद शास्त्री और आचार्य की डिग्री जो है वो काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से मेरे आचार्य की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। और इसी बीच में जब मैं कक्षा 9-10 में पढ़ता था तो उसी बीच मैंने मेरे मन में जो है थोड़ा मैं इंजीनियरिंग के बारे में विचार करता था, मैं इंजीनियरिंग करूँगा। तो वो तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा रहती थी। तो मैं घर पे ही कुछ टूटे फूटे जो भी रेडियो टीवी इत्यादि रहते थे उसमें कुछ न कुछ जो है मैं करता रहता था। तो इसी जिज्ञासा को देखते हुए, और मेरे यहाँ बगल में ही एक ट्रेनिंग सेंटर था मेरे गांव के बगल में, तो वहाँ से मैंने जो है माँ विंध्यवासिनी इलेक्ट्रॉनिक्स करके था, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था कुछ, तो वहाँ से मैं शिक्षण संस्थान था, माँ विंध्यवासिनी शिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स शिक्षण संस्थान। तो मैंने वहाँ से 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स, 1 वर्ष या 6 महीने का था, मैंने उसका डिप्लोमा कोर्स किया। तो उसके पश्चात जो है मैं खूब अच्छे तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक का कार्य मैं अच्छे से कर रहा था, मन भी खूब लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा क्लास आगे बढ़ने लगा तो पढ़ाई के दौरान ये सब चीज़ें करना संभव नहीं था। फिर भी मैं रात भर जाग कर के ये कार्य करता था, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट उसमें आता था और बहुत अच्छे तरीके से करता था। मेरे क्षेत्र के लोग मेरे यहाँ ला कर देते थे, मैं रात भर जो है बनाता था, खूब मन लगता था। फिर जो है मैं धीरे धीरे जो है 2004 से जब मेरा एडमिशन 2004 में वहाँ पे संस्कृत विद्यालय में हुआ, उसी समय से मैंने भगवान का जो है श्री भगवान सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण व्रत कथा मैंने प्रारंभ किया। और पूजन पाठ जैसे शादी विवाह कराना, तिलक इत्यादि कराना, हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन पिताजी के साथ साथ मैंने प्रारंभ किया। और मैंने 2004 से जो है पूजा पाठ का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और 2007 से मैंने अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। अनुष्ठान से तात्पर्य है कि महामृत्युंजय जप, सतचंडी यज्ञ इत्यादि जो भी कार्य, रुद्राभिषेक होता है, ये सब कार्य मैं करने लगा। और 2009 से मैं थोड़ा विशेष रूप से उच्च लेवल पे जो है ये कार्य करने लगा, बाहर जाने लगा। जैसे मैं पहली बार ऋषिकेश गया था उत्तराखंड में, तो वहाँ पे देहरादून इत्यादि में जाकर के वहाँ पे घूमने का, भ्रमण करने का, ऋषिकेश में राम लक्ष्मण झूला जो है देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऋषिकेश में गया हुआ था 2009 में। तो उसके बाद जो है 2009 से जो है मैं विस्तृत रूप से जो है और कर्मकांड क्षेत्र में आ गया और बहुत समय, अधिक समय जो है मैं कर्मकांड क्षेत्र में देने लगा। और मुझे आनंद भी धीरे धीरे आने लगा, लोगों का साथ मिलने लगा, नए नए जगह घूमने को मिलते थे और पूजा पाठ कराने में मुझे अच्छा भी लगता था, भगवान का नाम संकीर्तन भी होता था। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे जो है कर्मकांड के क्षेत्र में पूर्ण रूप से जो है समाहित हो चुका था। और इस प्रकार से 2013 में मेरा आचार्य पूर्ण हुआ। तो उसके पश्चात मुझे कोई आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं, और कोई बताने वाला भी नहीं था। तो उसके बाद मैंने 1 साल गैपिंग किया और फिर हमारे भैया जी थे तो वो बीएड किए थे। तो मैंने पूछा भैया बीएड करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि बीएड करने के बाद टेट का एग्ज़ाम अगर दे देते हैं और आपका टेट निकल जाता है तो आप जो है सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो मेरे मन में भी बीएड करने की इच्छा हुई, तो मैंने बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो तैयारी कुछ तो थी नहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो रैंक बहुत अच्छा आया नहीं, इसलिए सरकारी कॉलेज तो मिला नहीं, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज मिल गया। और ऑप्शन मैंने चूज किया था हमारे बगल में ही, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे कैलहट में जो है वो रामललित सिंह महाविद्यालय है। तो वहाँ पे बीएड की क्लास चलती थी और को था 2 बीएड था, एक को था जिसमें लड़के लड़के दोनों पढ़ते थे और एक महिला बीएड था। तो को वाले में मेरा एडमिशन हुआ, मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से बीएड किया। लेकिन जब मैं बीएड कर रहा था तो पूजा पाठ पूर्ण रूप से मैंने छोड़ दिया था और केवल नवरात्रि में मैं जा कर के जो है पाठ करता था। नवरात्रि जो चैत्र और
मच्छिका है बहुत। तो चैत्र और उसमें जा कर के चैत्र और आप देखेंगे कि एक पड़ता है आश्विन मास में जो नवरात्र पड़ती है, उसमें मैं जा कर के जो है करता था। 1 मिनट। तो उसके पश्चात जो है मैंने जब बीएड संपन्न किया, बीएड मेरा 2014-15 का बैच में हुआ था, 15 में मेरा बीएड हुआ और उसी साल जो है बीएड जो है 1 साल का समाप्त हो गया। 1 वर्षीय बीएड मैंने किया था, उसी साल से जो है बीएड 2 वर्ष और 4 वर्ष का बीएड प्रारंभ हो गया था। समय समय बदलता रहता है। तो 1 वर्षीय बीएड जो है 2015 में समाप्त हो गया। 2015 में मेरा बीएड संपन्न हुआ और मैं जब वहाँ एडमिशन लेने के लिए गया था तो मैंने तो गुरुजनों को देखा था, वृद्ध थे और 50-60 के एज वाले गुरुजनों को मैंने देखा था। तो हमारे सर जी लोग जो थे एकदम यंग युवा थे और हम लोगों से मैक्सिमम 8-10 साल, 5 साल, 7 साल बड़े हम लोग के सर जी थे। तो पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि ये लोग सर जी हैं, तो भैया भैया कह करके एडमिशन मैंने लिया और फिर उसके बाद समझ गया कि ये हमारे सर जी हैं। तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से जो है लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे से बीएड संपन्न हो गया, बीएड पूर्ण हुआ। उसके बाद जब बीएड मेरा चल ही रहा था तो 2015 में जो है मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया। अब कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सीटेट मुझे पता चला कि सीटेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं तो वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब संघर्ष कैसे प्रारंभ होता है जीवन में। इसके पहले तो बहुत आनंदपूर्वक सब कुछ चल रहा था, कर्मकांड क्षेत्र बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब जो है शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं आया तो विशेष जो है संघर्ष जीवन में प्रारंभ हुआ। तो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, कोई तैयारी नहीं थी लेकिन मैंने क्लास किया हुआ था, इसलिए पेपर अच्छा गया। हालांकि मैं क्वालिफाइड नहीं हो पाया, 80 नंबर ही प्राप्त कर पाया और 90 नंबर जो है 90 नंबर जो है पासिंग मार्क होता है सीटेट में जनरल के लिए। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और पहले बार में ही 80 नंबर आया तो मन जो है कॉन्फिडेंस लेवल उछल हुआ कि चलिए बहुत अच्छा आया है। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही बीएड समाप्त हुआ तो मैं पुनः अपने कर्मकांड के क्षेत्र में आ गया, पूजा पाठ कराने लगा। और जब फार्म आता फिर सितंबर महीने में जो है या जुलाई में सीटेट आया, मैंने उसको फिर डाला। फिर सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट आ गया, मैंने उसको दिया, लेकिन बिना तैयारी कर देता था एग्ज़ाम और उसी प्रकार से नंबर भी आता था। 70, 75, 80, 82 इसी प्रकार से नंबर आता था। और मैं सोचता था कि लग बाई चांस है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना तो पूजा पाठ चल ही रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार से मैं पेपर देता रहा और बहुत पेपर दिया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीटेट बार लगभग मैंने 6 से 7 बार सीटेट मैंने दिया है, सीटेट का एग्ज़ाम। और यूपी टेट भी 4-5 बार मैंने यूपी टेट भी दिया। तो इस प्रकार से देता रहा और कोई विशेष इच्छा नहीं थी कि हाँ मेरा सीटेट निकल जाए, यूपी टेट निकल जाए। मैं सोच रहा था लग बाई चांस से निकल जाएगा तो अच्छा ही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जो है 2018 में एलटी की वैकेंसी आई और एलटी की वैकेंसी आई और उसका एग्ज़ाम संभवतः 29 जुलाई 2018 को था और वो सेंटर गया हुआ था रायबरेली सेंटर गया हुआ था। तो मैं वहाँ भी जब एग्ज़ाम देने के लिए गया, एग्ज़ाम टोटल जितना फार्म मैं भरता था एग्ज़ाम अवश्य देता था, भले तैयारी बिल्कुल नहीं करता था। और एलटी की भी तैयारी मैंने नहीं की थी और लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए रायबरेली मैं गया। वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे देखा कि एग्ज़ाम से आधा 1 घंटे पहले जो है बच्चे बाहर सभी लोग थे खड़े, तो कुछ लोग जो है अपना किताब लेकर के कॉपी लेकर के पढ़ रहे थे। तो मैं एक व्यक्ति के पास गया, एक स्टूडेंट थे उनके पास गया और पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा अरे भाई सिलेबस पढ़ रहा हूँ। तो मैं कहा सिलेबस क्या होता है? तो हमारा ऊपर से नीचे तक जो है चेहरा देखने लगे से, बोले कि कहाँ से आए हैं? तो मैं बोला कि मैं बनारस से आया हूँ, मिर्ज़ापुर ज़िले से। चूँकि मिर्ज़ापुर बनारस कहेंगे तो पूरे विश्व में कोई भी कहीं से समझ जाएगा, काशी क्षेत्र कहेंगे तो सब समझ जाते हैं। तो मिर्ज़ापुर ज़िला को जानने वाले तो बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा कि नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मिर्ज़ापुर की अपेक्षा जो है अगर बनारस कहा जाए तो लोग जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए बनारस ही मैं ज़्यादातर बोलता हूँ। और बनारस से सटा हुआ भी है, बहुत दूर बनारस नहीं है। तो जब मैंने उनको बोला तो बोले कि आप क्या किए हैं, बीएड किए हैं? उनके हाँ।
क्या आप बीएड कर लिया और आपको सिलेबस नहीं पता है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो बोले बीएड आप पास कैसे हो गए? फिर मैं सोचा कि ये तो गजब बात कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि मैंने क्लास किया है, एग्ज़ाम दिया है, ऐसे किसी जुगाड़ से मैंने पास नहीं किया है। तो उन्होंने कहा अरे भाई, सिलेबस का तात्पर्य यह होता है कि अगर आप सिलेबस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो देखिए थोड़ा बुक हमको दिखाएंगे? बोले ठीक, ले लीजिए। मैंने उस बुक को देखा, किताब को मैंने पढ़ा और उसमें एक टॉपिक था अभिज्ञान शाकुंतलम। उसको मैंने पढ़ा और जब मैंने उसको पढ़ा और थोड़ी देर में जो है घंटी बजी कि आप लोग सभी लोग अंदर आ जाइए, तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में गए और लगभग मैंने 15 से 20 मिनट तक उसको पढ़ा हुआ था। और जब से ही मेरे पास पेपर आया, मैं पेपर देखने लगा तो वही हाल कि मैंने कुछ पढ़ा तो था नहीं, जो मन में आ रहा है उसको टिक मारते चला जा रहा हूँ। और ऐसे करते करते जो है जैसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न आने लगे, तो चूँकि मैंने हिंदी में ही उसको पढ़ रखा था, कहानी रूप में पढ़ रखा था, तो वो सब क्वेश्चन मुझे समझ में आने लगे और मैं उनको टिक करने लगा, उसको सही मारने लगा। और मेरा क्वेश्चन लगभग अभिज्ञान शाकुंतलम से 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने उसको सारे क्वेश्चन कर डाले। माइनस मार्किंग थी फिर भी मैंने सारे क्वेश्चन किए और लगभग उसमें से 1-2 छोड़ करके बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही भी हुए थे। तो मेरे मन में ऐसा जो है एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित हुआ कि वाह, यहाँ आधे घंटे की पढ़ाई करने से मेरा 6-7 क्वेश्चन सही हो गया, तो अगर कहीं मैं सिलेबस के अनुसार तैयारी करूँ तो निश्चित रूप से पेपर निकल जाएगा, इसमें कोई भी जो है संशय नहीं है। यह विचार करके जब मैं घर पे आया तो 2018 में ही, लगभग 2018 या 19 में जो है वो जियो उस समय आ चुका था और मोबाइल भी मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि किससे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब पर मैंने सर्च किया कि अब मैंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे जो है सीटेट यूपीटेट निकालना है। जो भी एग्ज़ाम, चूँकि 2016 में टीजीटी का एग्ज़ाम आया हुआ था तो उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा उसका भी एग्ज़ाम देना है, तैयारी करना है। तो मैं धीरे धीरे जो है यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि यूपीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट की तैयारी कैसे करें। और 2018 से मैंने तैयारी प्रारंभ की, लगभग वहीं मान के चलिए सितंबर अक्टूबर से मैंने तैयारी प्रारंभ की और मैं जो भी क्वेश्चन रहता था उसको रफ में बनाता था। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा आपको। देखिए इधर पूरा बुक रखा हुआ है, सब जितने भी हैं, और इधर भी अलमारी में आप देखेंगे तो ऊपर भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। तो मैं जो है धीरे धीरे तैयारी करने लगा और नोटबुक बनाने लगा और रफ में अपना नोटबुक बनाने लगा, क्वेश्चन आंसर लिखने लगा और तैयारी अच्छे से करने लगा। और फिर जब मैंने 2019 में फरवरी नहीं, जुलाई का जो मैंने सीटेट, फरवरी में नहीं हुआ, जुलाई में और फिर दिसंबर माह में सीटेट उस समय 2 बार होता था। तो जुलाई का मैंने जब एग्ज़ाम दिया, सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा भगवान के आशीर्वाद से और मेरा सीटेट का दोनों पेपर जो है मैं क्वालिफाइड हो गया। 1 to 5 का और 6 to 8 मैं दोनों पेपर क्वालिफाइड। 2019 के जुलाई का पेपर जो था सीटेट का, मैंने पास किया। फिर अगला दिसंबर आया तो उस समय बातें ऐसी चल रही थी कि जिसका अधिक नंबर होगा सीटेट में या यूपीटेट में, तो जब शिक्षक भर्ती आएगी तो उसको जो है उसमें वेटेज मिलेगा, उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो नंबर इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैंने 2019 का जो है दिसंबर का जो सीटेट था उसको भी मैंने दिया और उसमें भी मैं क्वालिफाइड हुआ। उसमें भी मेरा सेकंड पेपर जो है क्वालिफाई हुआ और फर्स्ट पेपर जो है 1 to 5 वाला, उसमें 2 नंबर से मेरा रुक गया था। लेकिन फिर मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि जुलाई का जो है सीटेट मेरा दोनों पेपर क्वालिफाइड में हो चुका था। तो एग्ज़ाम में बैठने के लायक मैं हो गया था शिक्षक भर्ती में, क्योंकि 2019 में ही 69,000 की भर्ती आई हुई थी। तो उस समय जो है बीएड वाले अलाउ उसी समय हुए थे कि बीएड वाले भी प्राइमरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे पास जो है यूपीटेट मेरा पहले निकल चुका था। 2019 या 18 में मेरा पेपर 2 जो है यूपीटेट का निकल चुका था। यूपीटेट सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर मैंने देता ही नहीं था क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब 2019 में शिक्षक भर्ती आई 69,000 और उसमें फर्स्ट पेपर 1 to 5 के लिए बीएड वाले भी अलाउ हुए,
तब मैंने जो है दिसंबर में पेपर देना, जुलाई में मैंने सीटेट का पेपर 1 to 5 का भी दिया और मेरा क्वालिफाइड हो गया। तो उसके पश्चात जो है भगवान के आशीर्वाद से 2 बार मेरा सीटेट क्वालिफाइड हुआ और 3 पेपर जो है, 2 बार जो है 6 to 8 का और 1 बार जो है 1 to 5 का, 3 बार मैंने सीटेट क्वालिफाइड किया। उसके पश्चात मेरा प्राइमरी का भी जो है यूपी टेट वो भी मेरा क्वालिफाइड हुआ। तैयारी चल ही रही थी, मैं नोट्स बनाता जा रहा था, तैयारी यूट्यूब के माध्यम से करता जा रहा, किसी प्रकार की कोई कोचिंग मैंने नहीं किया। और बुक जो है अपने विषय संस्कृत की तैयारी में करता था। संस्कृत गंगा की किताबें बहुत लाभप्रद होती हैं, आप भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रयागराज में संस्कृत गंगा है, सर्वज्ञ भूषण गुरु जी उसको पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मैं उनकी वीडियो देखता था और उनकी किताब भी मैं पढ़ता था। तो इस प्रकार से मैं संस्कृत की तैयारी करता था। बाकी चीज़ें जो है यूट्यूब से मैं सीखता था, पढ़ता था, नोट्स बनाता था और उसमें लगन भी लग गई थी कि नहीं मुझे अब जो है पेपर निकालना ही है। तो मैंने जैसे कि आपको बतलाया कि मैंने लगभग 6 से 7 बार सीटेट दिया और 3 से 4 बार मैंने यूपी टेट दिया और पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बीच में भी मैंने कई पेपर दिया था। देखिए ये पेपर है, ये देखिए इतना पूरा पेपर जो है ये सब सीटेट का पेपर है, टोटल सीटेट का पेपर ये आप देख रहे हैं। अब और अभी इतना ही पेपर नहीं है, अभी मैं आपको और दिखलाने वाला हूँ। ये देखिए अभी तो असली खजाना बाकी है। ये देखिए पेपर, ये पेपर देखिए, सब पेपर आप देख रहे हैं, सो टोटल पेपर है। तो इतने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं और इतनी बार असफलता मुझे प्राप्त हुई है, देख लीजिए आप। क्योंकि जो भी वैकेंसी आती थी मैं फार्म डालता था, तैयारी नहीं करता था, लेकिन 2018 के बाद मैंने धीरे धीरे तैयारी प्रारंभ की और सारे पेपर जो है भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हुआ। तो ये सब है। इसमें जो है बिहार का भी जो है TRA 2 का पेपर है, TRA 3 का भी पेपर है। तो ये सब दिया मैंने और 2-4 अलग अलग जो है कोई वैकेंसी आती थी उसको भी मैं डालता था, लेकिन ज़्यादातर मेरा टारगेट जो था वो शिक्षक भर्ती पे ही रहता था। तो मैं बार बार सीटेट देता था और अनुत्तीर्ण हो जाता था, उत्तीर्ण नहीं हो पाता था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे नहीं होता था। मैं पूजा पाठ करता था, भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। मैंने कभी भी प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे पास करा दीजिए, जुगाड़ कहीं से लगा दीजिए। हाँ, लेकिन ये प्रार्थना अवश्य करता था कि प्रभु मुझे ऐसी अपना आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बुद्धि हमको प्रदान कीजिए ताकि मैं मेहनत से अपने क्वालिफाइड हो सकूं। तो भगवान के आशीर्वाद से अनेक असफलताओं के बाद जो है सफलता प्राप्त हुई। सीटेट मेरा क्वालिफाइड हुआ, यूपी टेट क्वालिफाइड हुआ, MP का भी मैंने एग्ज़ाम दिया और फार्म डाला, एग्ज़ाम में नहीं दे पाया। अनुष्ठान आ गया था, अनुष्ठान में चला गया था तो मैं नहीं दे पाया। फिर DSSB का भी एग्ज़ाम दिया, वहाँ का TGT दिया और बहुत ही अच्छा पेपर मेरा बना हुआ था। लेकिन अपने सब्जेक्ट में संस्कृत में मैं जो है कट ऑफ से लगभग 20 से 25 अंक मेरा अधिक था, लेकिन मुझे जानकारी न होने के कारण कोई बताने वाला भी नहीं था और मैं सर्च भी नहीं कर पाया था। केवल फार्म आया था, मैंने डाल दिया था और जाकर एग्ज़ाम देने चला गया। तो मुझे पता नहीं था कि फ़र्स्ट पेपर वहाँ पे होता है। फ़र्स्ट पेपर में सिस्टम क्या होता है कि 20-20 नंबर का पोर्शन बना हुआ था। पहले 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के, फिर मैथ के, फिर रीजनिंग के, फिर हिंदी और फिर जो 20 क्वेश्चन जो है वो GK GS करंट अफेयर्स के होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पेपर होता है। तो मैं जब गया और फर्स्ट पेपर सामने आया, ऑनलाइन पेपर था, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा आती नहीं है, तो मैं उस क्वेश्चन को जो है उसको वहीं पर फिलअप। तो इस प्रकार से जब मैं, क्षमा कीजिएगा थोड़ा व्यवधान कुछ आ गया था, तो मैंने जो है इंग्लिश का पोर्शन तुरंत जो है उसको मैंने 1-2 क्वेश्चन किया अथवा नहीं किया था, मैंने सबमिट कर दिया। मैथ बिल्कुल भी नहीं किया, सबमिट कर दिया। रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन मैंने किया था, जो एक नज़र में मुझे समझ में आ गया, मैंने उसको किया, उसको मैंने सबमिट कर दिया। उसके पश्चात हिंदी का लगभग मैंने 17-18 क्वेश्चन किया था, जो में कि मेरा सही भी हुआ था, तो उसको भी मैंने फिलअप फाइनली उसको जो है सबमिट कर दिया। और GK GS करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन जो मुझे आए, चूँकि माइनस मार्किंग थी तो पूरा क्वेश्चन करना नहीं था, जो आएगा वही करना था, तो मैंने किया और जो है मैंने इसको सबमिट कर दिया। मैं सोचा कि पहले अपने सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आकर के इसको मैं कर लूँगा पुनः बैक आकर के। लेकिन जब मैं अपने संस्कृत
पेपर को देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी और पेपर भी बहुत सुंदर आया हुआ था, अच्छा आया था। मैंने खूब अच्छे से पेपर किया, लगभग मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन मैंने किया हुआ था, जिसमें से लगभग मुझे 73-74 क्वेश्चन मेरा सही भी हुआ था। तो बहुत अच्छा पेपर गया। लेकिन जब मैं बैक आया, मैं सोचा कि अब समय बचा हुआ है तो अब जा कर के थोड़ा सा देख लूँ अच्छे से कि इंग्लिश में क्या आ रहा है, रीजनिंग मैथ में क्या क्या आ रहा है। तो वो जो पोर्शन है वो पुनः रीओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि नेट इत्यादि एग्ज़ाम में मैं पहले दे चुका था। तो उसमें जो है आप पहला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 100वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 150वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एक बार सबमिट करने के बाद DSSB में जो है वो पुनः उसमें आप नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार से जो है मैं उसको पूर्ण नहीं कर पाया। तो 40 अथवा 30 नंबर या 40 नंबर जो है पासिंग मार्क चाहिए थे, जिसमें से मेरा 3 नंबर जो है वो कम था, 3 मार्क्स से जो है कम था। और संस्कृत अपने सब्जेक्ट में तो बढ़िया आ गया था। तो इस प्रकार से मेरा DSSB में भी नहीं हो पाया, बड़ी निराशा हुई मन में। लेकिन फिर भी उसके पश्चात जो है कोई बात नहीं है, और तैयारी मैंने जारी रखा। तो इस प्रकार से कई सीटेट देने के बाद सीटेट क्वालिफाइड हुआ, फिर बहुत मेहनत के बाद यूपी टेट हुआ। उसके बाद जो है वहाँ पे DSSB का एग्ज़ाम मैंने दिया, वहाँ पे भी निराशा हाथ लगी। और फिर जो है MP टेट का मैं तो मान लीजिए दे ही नहीं पाया। झारखंड का भी मैंने दिया था, वहाँ भी नहीं हो पाया। तो सफलता तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, हाँ असफलता बार बार प्राप्त हो रही थी। और मन में भी कभी कभी ऐसा होता था, घर वाले भी कभी कभी विचार करने लगते थे कि छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, मत दीजिए, क्या क्या। क्योंकि देखिए मेरा जो है पूर्ण कार्य जो है मेरा कर्मकांड था, पूजा पाठ कराना था। तो जब कोई एग्ज़ाम आता था तो मैं महीने 2 महीने के लिए, 6 महीने तो नहीं, महीने 15 दिन के लिए मैं पूजा पाठ छोड़ देता था। और धन के आगमन का एकमात्र स्रोत जो है यही था मेरे घर में। मेरे छोटे भाई हेमंत कुमार उपाध्याय जो है उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। वो बाहर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया आप पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा घर का खर्चा देखूंगा। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बीच बीच में जो है छोड़ करके मैं जो है एग्ज़ाम देने जाता था। तो कुछ बहुत ज़्यादा दूरी का एग्ज़ाम मैं नहीं देने जाता था कि अनुष्ठान रखता था, तो अनुष्ठान करने के लिए मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जाता था। लेकिन इस प्रकार से एग्ज़ाम छोड़ने का चांस बहुत कम ही मिला। एक MP टेट और एक कोई और एग्ज़ाम मैंने छोड़ा हुआ था, बाकी सभी एग्ज़ाम को मैं देता था। उसके पश्चात जो है 2021 में TGT की वैकेंसी आई यूपी में, मैंने उसको दिया, तैयारी बहुत अच्छे से किया था। लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई कि 119 क्वेश्चन, 125 में 119 क्वेश्चन जो है जनरल की कट ऑफ गई थी संस्कृत विषय में। और मेरा जो है वहीं 107-8 क्वेश्चन हुआ था। तो उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि मैंने बहुत मन लगा कर तैयारी की थी और खूब नोट्स बनाए हुए थे। आज भी वो नोट्स मेरे पास हैं, उसी से मैं तैयारी करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम का। तो बहुत निराशा मन में हुई, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है कभी गिरा नहीं कि नहीं अब मैं तैयारी छोड़ दूँगा, अब मैं तैयारी नहीं करूँगा। और मन में ये था कि एक पद तो लेना ही है, और नहीं भी मिलेगा तो कोई विशेष समस्या नहीं थी, क्योंकि भगवान का भजन तो चल ही रहा था, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा था। जैसा कि कहा गया कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, और उनकी करुणा में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन हमारी पात्रता में कमी भले रह जाए। तो भगवान की करुणा हमारे ऊपर बहुत अच्छे से, उनकी कृपा बरस रही थी, और मैं बहुत आनंद के साथ अपना जीवन चल रहा था मेरा। और साथ में जो है 2016 में मेरा पाड़ी ग्रहण संस्कार विवाह भी हुआ। और उसके पश्चात जो है 17 में हमारी बिटिया रानी का जन्म हुआ। और उसके पश्चात जो है 2019 या 20 में हमारे बालक का जन्म हुआ। तो बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे, और मैं पढ़ने के लिए जब जाता था तो बच्चे भी, पिताजी हम भी पढ़ेंगे। तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती थी पढ़ाई करने में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और पढ़ाई का समय कम मिल रहा था, तो समस्याएं तो आ रही थी। फिर मन जो है बहुत धीरे धीरे जो है मेरा मन जो है वो मानता है, दिल है कि मानता नहीं, जैसे कहा जाता है ना, दिल है कि मानता नहीं है। तो मैं जब असफलता मिलती थी, मेरा एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं होता था,
तो थोड़ी सी निराशा तो होती थी, लेकिन फिर भी जो है मन होता कि नहीं, अगली वैकेंसी आएगी तो मैं इसको भरूंगा, तैयारी करूंगा, और ऐसा मैं करता रहा। 2021 का टीजीटी मैंने दिया, उसमें भी नहीं हुआ, और 2021 में ही जूनियर एडेड का जो है एग्ज़ाम हुआ 6 to 8 के लिए, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया। और इस बार जो है एक कार्य यह हुआ कि मेरा जो है रिजल्ट में नाम आ गया, और नाम आने के बाद उसमें केस चलने लगा, और 2022 में फिर दोबारा रिजल्ट आया रिवाइज हो करके, उसमें भी मेरा नाम था। लेकिन वो मैं आप लोग बतलाना चाहूँ कि वो वैकेंसी आज तक पूर्ण नहीं हुई है। 2025 चल रहा है, 4 साल रिजल्ट आए हुए हो गया, लेकिन वो वैकेंसी जो है आज तक वो पूर्ण अभी नहीं हो पाई है। और मैंने सोचा कि चलिए अब कम एक एग्ज़ाम मैं पास हो चुका हूँ, तो हो सकता है कि अब इसमें जो है स्थान मिल जाए, कहीं मैं जो है पोस्टिंग में हो जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास था। लेकिन आज तक भी वो एग्ज़ाम जो है जो मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, उसमें मेरी पोस्टिंग आज तक मेरी नहीं, मतलब किसी की भी पोस्टिंग नहीं हुई है। कुछ केस चल रहा है, सरकारी मैटर है, आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, जो भी हो चल रहा है, इसलिए वो अभी तक हुआ नहीं है। उसके पश्चात जो है बिहार से वैकेंसी आने लगी। बिहार से TRE 1 का एग्ज़ाम जब हुआ तो प्राथमिक का एग्ज़ाम था, और प्राथमिक में जो है बीएड वाले अलाउड थे नहीं। मेरे पास सीटेट था, मैं क्वालिफाइड था, यूपीटेट भी क्वालिफाइड था, लेकिन अब अदर स्टेट के लिए सीटेट चाहिए, तो मैं सीटेट तो क्वालिफाइड था, लेकिन जो है बीएड वाले जब बिहार में ऐसा जब नियम आया तो उसमें जो है बीएड वाले बाहर हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट से जो है ऐसा निर्णय आ जाएगा, बीएड वाले जो हैं वो प्राइमरी में जो है वो नहीं पढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से मैं नहीं दे पाया। लेकिन संभावना थी कि अगली वैकेंसी फिर आने वाली है, तो वहाँ से एस्टेट निकला। एस्टेट होता है कक्षा 9-10 के लिए, और एस्टेट 2 होता है, पेपर 2 होता है, वो 11-12 के लिए होता है। तो मैंने एक ही एस्टेट फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई किया, और मैं एग्ज़ाम देने के लिए पटना गया, एग्ज़ाम दिया, पेपर अच्छा बना, तैयारी तो थी, तो पेपर भी अच्छा बना। और मैं पेपर दे करके जब पटना स्टेशन पे आया तो प्लेटफार्म नंबर 4 पे ट्रेन पकड़नी थी मुझे, और जल्दी जल्दी मैं तेज़ी से दौड़ रहा था, और एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, तो वहाँ पे जूता उता पहन कर जाना मना था। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जूता पहन के आप नहीं जा सकते हैं, सैंडल चप्पल स्लीपर पहन सकते हैं। तो मैं जो है एक सैंडल टाइप का पहन के गया हुआ था, तो मैं दौड़ करके ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, और वहाँ पे जो लोहे का टीना होता है, टीन सेट जो होता है, जो छाते हैं, वो जो है रखा हुआ था, और मेरा जाकर पैर उसी में जो है ठोकर खा गया, और मेरी जो है पैर की 3 उंगलियाँ, और एक उंगली तो बहुत कम, लेकिन अंगूठे के बाद की 2 उंगलियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसमें चोट आ गई, कट गया मतलब, और तुरंत जो है ब्लड आने लगा। और ट्रेन जाने वाली थी, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। किसी प्रकार से भीड़ तो बहुत थी, लेकिन मैं ट्रेन में चढ़ गया, और ब्लड इतना निकल रहा था, दर्द इतना हो रहा था, जितना हवा लग रहा था उतना दर्द हो रहा था, और वहाँ पे कोई दवा नहीं था, कोई पट्टी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसी प्रकार से ब्लड निकलता रहा। मैं ट्रेन में खड़ा था, लेकिन एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे बिठाया, देखा कि चोट लगा हुआ पैर में, तो खड़े होने में भी मैं समर्थ हो रहा था, तो उन्होंने बैठाया, और ब्लड उसी प्रकार से निकलता रहा, और एकदम जो है दर्द इतना हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं यही विचार कर रहा था कि पहली बार ही बिहार में आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, और पहले बार ही मेरे साथ वैसी घटना घट गई, चोट लग गया। अब जो है मैं दोबारा बिहार में मैं नहीं आऊँगा। पहले जब चोट लगा था उस समय विचार मन में ये आया। फिर मैं जब मुगल सराय आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आधुनिक नाम हो गया है, मैं वहाँ पर आया, तो हमारे जो है भांजे ने जो है मेरा दवा पट्टी कराया, और उस समय इतना ब्लड निकला था कि पैर एकदम चिपक गया था, सैंडल से मेरे चिपक गया था, और बाहर मैं जब खींच रहा था तो निकल नहीं रहा था, इतना चिपका हुआ था, और मोटा मोटा जैसे खून का जो थक्का होता है वो जम गया था। तो किसी प्रकार से सफाई करा करके बढ़िया से जो है पट्टी उट्टी लगा। दर्द बहुत हो रहा था, चलने फिरने में हर चीज़ में काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन जो है कुछ ही समय के बाद TRE 2 का एग्ज़ाम आ गया। मैंने फार्म को फिलअप किया, और एग्ज़ाम देने के लिए मेरा सेंटर जो है वो पूर्णिया ज़िला में गया, पूर्णिया जो कि बंगाल के बॉर्डर पे पड़ता है। और जब मैं ट्रेन में बैठा तो क्या, मैं खड़ा ही भी नहीं हो पा रहा था, इतनी ट्रेन ठसाठस भरी हुई थी। जो लोग बिहार से जुड़े होंगे वो लोग जानते ही होंगे कि इतना ज़्यादा जो है, जो लोग ये एग्ज़ाम दिए होंगे
तो वो जानते होंगे इतना ट्रेन में इतना जगह था कि आप खड़े नहीं हो सकते थे। किसी प्रकार से मैं ट्रेन में पूरी रात भर खड़ा होकर के मैं गया और वहाँ पे गया और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम गया तो एग्ज़ाम आगे टल गया। सुबह के पाली में होने वाला था 9:30 बजे से, और उस समय जो है ACS सर थे, के पाठक जी थे, तो उनको मेल किया गया, बच्चे कुछ लोग को मेल किए कि सर जी हम लोग समय से नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रेन लेट हो गई है। तो मेरे जीवन काल में मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया, मेरे सामने ऐसा पहली बार हुआ था कि एग्ज़ाम 9:30 बजे सुबह से होने वाली है और तुरंत एग्ज़ाम को टाल दिया जाए कि दोपहर से एग्ज़ाम होगी। और हुआ भी, दोपहर में एग्ज़ाम हुआ। और उसमें भी आपको मैं क्या बताऊं, और मैं जाने से पहले एक रात में जगा हुआ था, शादी कराने के लिए गया हुआ था, तो पूरी रात में जागा हुआ था। दिन में फिर जो है ट्रेन पकड़ा और रात्रि में पूरा रात ट्रैवल किया, और रात में भी कहीं विश्राम करने का समय मिला नहीं। खड़े खड़े मैं जयपुरा गया, और वहाँ जाने के बाद मैं सोचा कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर रिलैक्स करूँगा, क्योंकि 2 पेपर था, तो 2 पेपर के बीच में 1 दिन का गैप था। और तो मैं सोचा कि एग्ज़ाम देकर रिलैक्स करूँगा, लेकिन मैं पेपर वहाँ पे टल गया। तो सेंटर पे मैं पहुँच चुका था, तो 2-3 घंटे का समय था, लेकिन अब मैं कहाँ जाता, मैंने कोई रूम तो लिया नहीं था, सीधे सेंटर पे पहुँचा हुआ था। तो उसी दिन एग्ज़ाम भी था, तो मैं वही सेंटर पे था और शरीर पूरा जो एकदम थका हुआ था, नींद खूब आ रही थी। मैं एग्ज़ाम देने के लिए जब 12 साढ़े 12 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, मैं गया एग्ज़ाम देने लगा, और बीच बीच में जो है खूब निद्रा देवी हमारे ऊपर जो है सवार हो गई, नींद भी आने लगा। और नींद आने की वजह से भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो है गलत हो गए, मैंने छोड़ दिया, नहीं कर पाया मैं। और समझ लीजिए 2 रात 2 दिन से मैं जगा हुआ था, शरीर पूरा एकदम थका हुआ था। तो उस कारण से जो है वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर जो है अगला एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करके 1 दिन के बाद था, उसको मैंने दिया। तो पेपर अच्छा बना, लेकिन वो एग्ज़ाम जो है TRE 2 में मैं क्वालिफाइड जो है 2-3 नंबर से नहीं हो पाया। तो उसके पश्चात जो है पुनः एस्टेट का फार्म आया, तो एस्टेट 2 का फार्म मैंने डाला, एस्टेट 2 भी क्वालिफाइड हुआ। लेकिन उसके पहले जो है TRE 3 का एग्ज़ाम का फार्म आ चुका था, मैंने TRE 3 दिया, उसकी भी तैयारी अच्छे से की। और इस बार इतनी अच्छे से तैयारी किया था कि पेपर बहुत ही अच्छा गया TRE 3 में। और मैं पेपर देने के लिए छपरा गया हुआ था, वहाँ पे 2 पेपर था, क्योंकि मैं सीटेट क्वालिफाइड था तो 6 to 8 का भी भरा था, और एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड था, तो मैंने 9-10th का TGT के लिए भी अप्लाई किया था। तो 6 to 8 का एग्ज़ाम मैंने दिया, पेपर बहुत अच्छा बना हुआ था। और जो है कि पता चला कि पेपर देने के बाद 1-2 घंटे के बाद पता चला कि पेपर जो है वो लीक हो गया है, और पेपर जो है अंततः 2-4 दिन के बाद वो पेपर रद्द हो गया। तब जो है मेरा मन जो है, उस समय जो है मेरा मन एकदम से टूट गया कि इतनी तैयारी मैं करता हूँ, अपना पूजा पाठ छोड़ करके, धनार्जन छोड़ करके मैं जाता हूँ और एग्ज़ाम देता हूँ। एग्ज़ाम में निश्चित रूप से अगर कोई पेपर, आप समझिए कि अगर कोई विद्यार्थी है और पेपर सही समय से न हो, पेपर हो तो उसका रिजल्ट सही समय पे न आए, आंसर की समय से न आए, और जो है कि पेपर लीक हो जाए, तो विद्यार्थियों पे क्या बीतती है ये तो विद्यार्थी लोग ही जानते होंगे। तो एकदम मन टूट गया। लेकिन उसके पश्चात जो है फरवरी या मार्च में TRE 3 का पेपर हुआ था, तो पेपर रद्द हो गया। उसके पश्चात जो है जुलाई माह में जो है फिर पेपर हुआ, री एग्ज़ाम हुआ TRE 3 का। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस बार जो है दे दिया था मोतिहारी में मेरा सेंटर दे दिया था। पूर्वी चंपारण में पड़ता है, बिहार में। तो उसमें जो है 2 दिन का गैप दे दिया था, और बनारस से ट्रेन भी नहीं था, हफ्ते में 1-2 ही ट्रेन था। तो मैं जो है मेरा मन किया कि मैं नहीं जाऊंगा। और जिस समय एग्ज़ाम था उसमें मेरा अनुष्ठान भी था महामृत्युंजय का, बनारस में, काशी में ही अनुष्ठान चल रहा था। तो मैंने तो पेपर छोड़ ही दिया था। लेकिन हमारे जो बड़े भाई लोग थे, हमारे मित्र लोग थे, सभी लोगों ने कहा कि नहीं आप जाइए भैया, आप जाकर एग्ज़ाम दीजिए, आपने तैयारी किए हैं, आप एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं जाकर के TGT का एग्ज़ाम दिया, 9 to 10th वाला जो एग्ज़ाम था मैंने उसको दिया, एस्टेट के आधार पे जो पेपर आप देते हैं। तो मैं जाकर के एग्ज़ाम को दिया, और एग्ज़ाम दे करके मैं आया। पेपर जो है इससे पहले जो पेपर रद्द हो गया था उसमें बहुत अच्छा पेपर बना था, लेकिन इस वाले में उतना अच्छा पेपर नहीं बन पाया था। फिर भी लेकिन ठीक ही पेपर गया था। और मेरे मन में चांस जो है 50-50 का था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो एक दिन मैं जो है आराम से अपना कर्मकांड के क्षेत्र में पुनः जो है संलग्न हो गया। और वहीं एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो आया आपका दिसंबर के माह में। दिसंबर में लगभग 16-17 दिसंबर में आया। मैं रात्रि के समय सो रहा था, लगभग 10 साढ़े 10 बजे मेरे एक अनुज ने फ़ोन किया, छोटे भाई ने फ़ोन किया और कि भैया आपका जो है बिहार टीजीटी में हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नाम आ गया है। तो प्रसन्नता हुई मुझे कि अच्छा मेरा रिजल्ट निकल गया है। और उसके पश्चात जो है साथ में हमारे पिताजी भी थे, क्योंकि उसमें हमारे पिताजी का स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ था, तो उनके साथ में सोता था, उनकी सेवा के लिए जो भी, तो मैं उन्हीं के साथ था। तो पिताजी ने सुना कि हाँ मेरा निकल गया है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे छोटे भाई थे, मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना रोल नंबर मिला लीजिए। रोल नंबर मैंने मिलाया तो मेरा ही नाम था, मेरा रोल नंबर था। तो प्रसन्नता हुई पिताजी की, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई कि उन्होंने कहा कि चलिए बेटा आपका जो है मेहनत वो सफल हो गया। और बहुत ही उनके मुख से उस दिन वो वाणी सुन करके मेरे मन में जो है बहुत ही प्रसन्नता हुई, आनंद का अनुभव हुआ कि आज जो है मेरे पिताजी को इतनी जो है शांति जो है सुख जो उनको प्राप्त हो रहा है मेरे इस कर्म से, मेरे से रिजल्ट निकलने से उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने किसी को रात में बताया नहीं, मैं सो गया। प्रातःकाल होते ही मेरे जागने से पहले मेरे पिताजी ने ही घर में आकर के सबको बता दिया कि हाँ भोर में ही 3-3:30 बजे ही आकर के माताजी को, हमारी पत्नी को, सबको बता दिया कि हाँ हमारा रिजल्ट जो है निकल चुका है, लिस्ट में नाम हमारा अभी निकल गया है। घर में बड़ी प्रसन्न सभी लोग हुए, माता पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, भाई और भाई की पत्नी और हमारी पत्नी, बच्चे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोग फ़ोन यहाँ वहाँ करने लगे कि बधाई सबको आने लगा। और मैंने भी जो है स्टेटस इत्यादि डाल दिया कि सबको जानकारी हो जाए। तो सबके बहुत बधाई संदेश आए, सभी लोगों ने बहुत बधाई दिया। तो इस प्रकार से जो है अनेक असफलताओं के बाद जो है सफलता मुझे माता पिता के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ, माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। तो मित्रों, जीवन में कठिनता बहुत आती है, सरल कुछ भी नहीं होता है, और कोई भी कार्य एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन एक दिन अवश्य होता है। और मुझे जो है एक भजन बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मुझे बहुत ही अंदर से जो मेरा कॉन्फिडेंस है उसको बनाता है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, कि हमारे भगवान, हमारे नारायण हमारे साथ हैं, तो फिर हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और अगली कड़ी तो और अच्छी लगती है कि किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। इस भजन को जब भी मैं सुनता हूँ, हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ, तो मेरा आत्मबल जो है, मेरा विश्वास बढ़ता है कि जब हमारे भगवान हमारे साथ हैं, मैं जिनके शरण में दिन रात लगा रहता हूँ, तो निश्चित रूप से वो जो है मेरा उद्धार, मेरा कल्याण, मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है मन में इच्छा अब नहीं थी कि सरकारी नौकरी लग जाए तभी जो है मुझे बहुत आनंद आएगा, लेकिन घर वालों की इच्छा थी, सबकी इच्छा थी, वो भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण हो गई। और भगवान का बारंबार मैं धन्यवाद देता हूँ, भगवान के आशीर्वाद से ये मुझे प्राप्त हुआ। और मुझे जो है जिला अलॉट हो गया है समस्तीपुर, बिहार का समस्तीपुर, और कॉलेज भी अलॉटमेंट हो गया है। और जो है अब ज्वाइनिंग वहाँ पे करना है, और कुछ ही दिनों के बाद जो है टीचिंग का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, पढ़ाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं जा कर के अच्छे से वहाँ पे जो है टीचिंग का कार्य करूँ, बच्चों के समस्त उनके जो मेरा दायित्व हो उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूँ। जिस प्रकार से मैं कर्मकांड के क्षेत्र में पूरे मन योग के साथ, पूरे अपने विश्वास के साथ और अच्छे से पूरे मन के साथ मैं कार्य करता था, उसी प्रकार से विद्यालय में पढ़ाने का कार्य भी मैं अच्छे से करूँ, भगवान से ही प्रार्थना रहती है। और आप लोगों के बीच में मैंने इस प्रकार से अपना पूरा जो है लगभग वीडियो बहुत लंबी 44-45 मिनट का हो गया, तो वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन इसमें मैंने पूरा जो है अपना वृत्तांत आप लोगों को बताया, समझाया कि कठिनाइयाँ कैसे जीवन में आती हैं, कैसे उसका जो है आप कठिनाइयों से जो छुटकारा पा सकते हैं। और इसका एकमात्र जो है समस्याओं का अंत पाने का एकमात्र रास्ता जो है भगवान का आशीर्वाद है। भगवान के चरणों की सेवा करें, उनके चरणों में लगे रहें, माता पिता का आशीर्वाद लें, माता पिता के चरणों की सेवा करें, बड़ों का जो आशीर्वाद दें, उनकी आज्ञा का पालन करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सब आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ये मेरा अभी तक का अनुभव है
और बहुत अच्छा अनुभव है मुझे। बहुत ही इसका जो है अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, तो मैंने अपना अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर किया। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भी आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यूट्यूब चैनल रोहित वाराणसी जी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई नई वीडियो का जानकारी आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर अवश्य करें। अगर कोई भी अनुचित वाणी मेरे द्वारा इस वीडियो में कही गई हो, ऐसा कोई बात कहने में हमारे मुख से निकला हो जो कि अनुचित हो और मर्यादित रहा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग क्षमा कीजिएगा और जैसा भी होगा आगे मैं आप लोगों को पुनः नई नई जानकारी प्रदान करता रहूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है अपना विचार अवश्य रखें। आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से अगर आप अपनी तैयारी छोड़ दिए हैं तो आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से वीडियो को मैं यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ, विश्राम दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।